हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवीजन करने वाले हैं एमई फोर्थ सेमेस्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर का। इसमें एक बार में पूरे पेपर का पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके अंतर्गत मैंने 17 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और उनको क्रम बाय क्रम हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सप्लेन रिसर्च एंड इट्स टाइप। रिसर्च को एक्सप्लेन कीजिए और इसके प्रकारों को भी। अनुसंधान एक व्यवस्थित तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है, नई जानकारियां प्राप्त की जाती हैं तथा मौजूदा सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है। इसमें तीन बातें याद रखनी है। किसी भी समस्या का समाधान खोजना हो, नई जानकारी प्राप्त करनी हो तथा मौजूदा सिद्धांत की पुष्टि करनी हो या खंडन करना हो कि अब ये वैलिड है या नहीं है। ये तीन चीजें आप लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्या क्या है? नया समाधान खोज नहीं, किसी समस्या का समाधान खोजना, नई जानकारी प्राप्त करना, या मौजूदा सिद्धांतों की पुष्टि करना या खंडन करना। पुष्टि भी हो सकती है, खंडन भी हो सकता है। इसमें अनुसंधान का शाब्द कर दिया गया रिसर्च। री का मतलब पुनः, सर्च का मतलब खोजना। तब पुनः खोज करना, बार बार किसी चीज की खोज करना को रिसर्च कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है। अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों, घटनाओं आदि के बारे में गहराई से अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अनुसंधान के उद्देश्य, ये भी सिलेबस में एक टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, किसी समस्या का समाधान खोजना, मौजूदा सिद्धांतों की जांच करना, नई खोज करना, समाज में नीतिगत सुधार, जानकारी देना, वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि करना। ये सब जो पहले डेफिनेशन पढ़े थे उन्हीं में से, उसी डेफिनेशन से ये सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। आराम से हम लोग इनको लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के अंतर्गत। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के 8 प्रकार होते हैं। इसमें आठों को नंबर बाई नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहला बेसिक रिसर्च। देखो इसके नाम में आ रहा है बेसिक रिसर्च। इसे प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना या ज्ञान का विस्तार करना होता है। तो यहाँ किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले से कोई समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना या ज्ञान का विस्तार करना होता है। यह प्रयोगशाला या पुस्तकालय में किया जाता है। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का शोध। सेकेंड है अप्लाइड रिसर्च। ये किसी विशेष समस्या का व्यवहारिक समाधान खोजने किया जाता है। इसमें अंतर देख लीजिए। किसी विशेष समस्या का व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं बनाई जा रही है। ज्ञान का विस्तार करना इसका मूल उद्देश्य नहीं है। इसका प्रयोग उद्योग, चिकित्सा, कृषि आदि में होता है। मतलब अभी आप लोग देख रहे हैं, आपके डे टू डे लाइफ में कोई समस्या दिख रही है, कॉलेज में, गाँव में, या कहीं भी, या देश में आतंकवाद की समस्या चल रही है। ठीक है, इसका अभी तुरंत अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए है तो उसके लिए रिसर्च करेंगे, वो अप्लाइड में जाएगी। कोई थ्योरी का निर्माण किया जाएगा, वो बेसिक रिसर्च में जाएगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, किसी घटना, वस्तु या परिस्थिति का विस्तृत वर्णन करने हेतु किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कब की जाती है? किसी घटना, वस्तु या परिस्थिति का विस्तृत वर्णन के लिए। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको अगर देखें, उसका एग्जाम्पल लें, तो किसी वो घटना है, ठीक है, तो उस परिस्थिति का विस्तृत वर्णन मीडिया वाले चाह रहे हैं, या फिर और लोग जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो जाके पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे, परिस्थिति को समझेंगे। वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्या है? पर केंद्रित होता है। उदाहरण किसी गांव की समस्या संरचना का सामाजिक संरचना का अध्ययन। एनालिटिकल रिसर्च, ये मौजूदा तथ्यों व सूचनाओं का विश्लेषण करता है। एनालिटिकल, एनालाइज करना किसी चीज को, या मौजूद पहले से तथ्य होते हैं, इसमें सूचनाएं होती हैं, उनका बस विश्लेषण करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप पहलगाम का एग्जाम्पल इसमें भी लेंगे। अब मीडिया वालों ने या इंटेलिजेंस वालों ने क्या किया होगा? हम तथ्य और सूचनाओं को कलेक्ट कर लिया होगा, उसके बाद उनका विश्लेषण करना, ठीक है, उनको समझना, एनालाइज करना, तो वो है एनालिटिकल रिसर्च। डाटा और सूचना जो भी है उनको कलेक्ट करने के बाद जो किया जाता है, इसमें तर्क शक्ति और गणनात्मक विधियां प्रयोग होती हैं। उदाहरण आर्थिक आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान, ये विचारों, शब्दों, भावनाओं व अनुभवों पर आधारित होता है। बस ये शब्द याद रखने हैं आपको, चार पांच। ये शब्दों, विचारों, भावनाओं व अनुभवों पर आधारित होता है। और क्वांटिटेटिव में क्या है? यह संख्यात्मक डेटा, सांख्यिकी तकनीकों पर आधारित होता है। देखो क्वांटिटी और क्वालिटी मिलते जुलते वर्ड हैं। क्वांटिटी और सॉरी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी संख्या होती है, तो आप इससे इसको जोड़ सकते हैं।
और क्वालिटी, क्वालिटी गुण होते हैं, और ये शब्दों विचारों भावनाओं में हो सकते हैं, संख्या में गुण थोड़ी नहीं होते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर करना, नई चीजें खोजना या नई क्षेत्र की खोज या प्रारंभिक समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। इसकी खास बात ये है कि ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पहले रिसर्च ना के बराबर की गई है या नहीं की गई है, तो वहाँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्च किया जाता है। इसमें लचीलापन होता है, विषय की गहराई से जांच होती है। कई देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया शोध जिसमें कारण और प्रभाव का परीक्षण होता है। एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें कारण, इसमें मेन दो चीजें हैं, कहा गया कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं इसे। कारण प्रभाव को कैसे किया जाएगा, जैसे लैब में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई केमिकल डाला डाला जा रहा है, उसका कितना प्रभाव हो रहा है, कम डालने पे कैसा हो रहा है, ज्यादा डालने पे कैसा हो रहा है, ये सब जो लैब में किए जाते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान, ये इसके अंतर्गत आमतौर पर विज्ञान, औषधि और मनोविज्ञान में होता है। निष्कर्ष, अनुसंधान ज्ञान प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है जो समाज, विज्ञान और तकनीक के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसके विभिन्न प्रकार अलग अलग उद्देश्यों और समस्याओं के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, जिसमें शोध को दिशा और स्पष्टता मिलती है। हमने पूरे एक टाइप से रिसर्च की पढ़ ली है, एक बार फिर से इन्हें क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अनुसंधान के उद्देश्य और प्रेरणा क्या होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कोई अनुसंधान या कोई रिसर्च की जा रही है, उसका पर्पस क्या है, और मोटिवेशन, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हाँ, बहुत इजी सा है, चलो उसको देख लेते हैं जल्दी से। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज्ञान की खोज, किसी समस्या के समाधान और सिद्धांतों की पुष्टि के लिए की जाती है। ये पूरा हम पहले जान चुके हैं। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो ज्ञान की खोज की जाएगी, समस्या का समाधान किया जाएगा, या कोई सिद्धांत की पुष्टि के लिए की जाती है, तर्क संगत है या नहीं है। यह केवल अकादमिक या वैज्ञानिक कार्य नहीं होता, बल्कि समाज, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुसंधान को आगे बढ़ाने के दो मुख्य लक्ष्य होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा प्रेरणा। आप सभी जानते हैं बिना उद्देश्य के आज तक कोई काम हुआ ही नहीं है, और उस उद्देश्य तो होता है और प्रेरणा भी उससे पहले में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से मिल चुकी होती है। तो शोध क्यों किया जाता है, उद्देश्य, प्रेरणा, शोध करने की आंतरिक या बाहरी प्रेरणा क्या है। सबसे पहले उद्देश्य को देख लेते हैं। अनुसंधान के उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है रिसर्च करने का? सबसे पहला उद्देश्य लिखा हुआ है ज्ञान का विस्तार करना। ये बहुत मूलभूत उद्देश्य है कि ज्ञान का विस्तार करना होगा तो रिसर्च किया जाएगा। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य किसी विषय के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना या पहले से उपलब्ध जानकारी को और अधिक स्पष्ट करना होता है। सेकेंड है समस्या का समाधान, हमें समस्या का समाधान करना है, तब भी हम ये रिसर्च करेंगे, ये भी एक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य सिद्धांतों का विकास, सिद्धांत का विकास करना हो, थ्योरीज लानी हो, ठीक है, तब भी रिसर्च करेंगे। फोर्थ है मौजूदा ज्ञान की पुष्टि करना। ये सभी फर्स्ट वाली डेफिनेशन से ही पॉइंट निकल के आ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उसी से ये चार पांच पॉइंट याद करके इनके ऊपर इन्हें उद्देश्य की तरह भी देख सकते हैं। पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाया जाता है जैसे कि मानसून का, मौसम का, है ना, जनसंख्या का। अनुसंधान के माध्यम से भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जा सकता है, जैसे आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन। सिक्स पॉइंट है नीति निर्माण में सहयोग, सरकार और संगठनों को योजनाएं और नीतियां बनाने में अनुसंधान की रिपोर्ट मार्गदर्शन देती हैं। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, ये योजनाएं ऐसे ही नहीं बन जाती डायरेक्ट, इनके पीछे किसी न किसी ने रिसर्च किया होता है जो सरकार को ये योजनाएं लाने में, नीतियां बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सेवन, हाँ, नवाचार और सुधार, अनुसंधान के माध्यम से नई तकनीकें, प्रक्रियाएं, उत्पाद विकसित होते हैं। अनुसंधान की प्रेरणा देखेंगे अब। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्यूरियोसिटी एंड डिजायर फॉर नॉलेज है, नॉलेज की इच्छा, जिज्ञासा, नई बातों को जानने और समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति अनुसंधान की सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्यूरियोसिटी क्या है? जैसे कि अभी हम लोग अपना एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, सभी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते हैं, तो सोशल मीडिया चलाते हुए किसी रील में आपको कोई ऐसी चीज दिख गई जिसमें से आपको क्यूरियस हो गए आप उसके लिए, और जानने की इच्छा हुई कि ये क्या है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसे स्टॉप करेंगे, गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे, उसके बारे में और अधिक जानेंगे। जो आपको क्यूरियस बना दे वो चीज को मतलब क्या करेंगे आप, जो चीज आपको सोचने में मजबूर करते हैं उसके बारे में और सर्च करते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटा सा
एग्जाम्पल हो गया रिसर्च का। और रिसर्च मोटिवेशन का हो गया कि मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जो हमें जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है किसी चीज को देख के, और फिर उसके बारे में और नॉलेज लेने की जो तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। सेकेंड पॉइंट, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास। किसी को मोटिवेशन यहाँ से मिल सकता है कि उसे समाज और राष्ट्रीय विकास करना है। शैक्षणिक आवश्यकता, हम लोग हायर एजुकेशन में जैसे कि पीएचडी एम फिल करते हैं, उसमें तो ये मैंडेटरी है, करना ही करना है। पेशेवर उन्नति, ठीक है, कैरियर एडवांसमेंट करना है तो भी हम रिसर्च कर सकते हैं। कहीं नहीं आर्थिक लाभ होता है इससे। फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, आर्थिक एवं संस्थागत सहायता। कई बार अनुसंधान करने की प्रेरणा फंडिंग एजेंसियों या संस्थाओं, जैसे आपको जरूरत नहीं है पर किसी एजेंसी को जरूरत है किसी टॉपिक पर रिसर्च करवाने की। हो सकता है आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या आपको नीड नहीं लग रही है, पर और किसी को लग रही है, लेकिन आप उस योग्य हो तो कोई वो एजेंसी आप तक रीच कर सकती है, करवा सकती है। हाँ, तो ये भी एक तरीका हो गया। व्यक्तिगत रुचि या जुनून, आपका खुद का इंटरेस्ट हो सकता है तब भी आप सर्च कर सकते हैं। ये सारी प्रेरणाएं मोटिवेशन ऑफ रिसर्च है। निष्कर्ष, अनुसंधान के उद्देश्य स्पष्ट रूप से समाज, विज्ञान और व्यक्ति के हित में निहित होते हैं। वहीं प्रेरणा आंतरिक, जैसे जिज्ञासा या बाहरी करियर, हो सकती है। अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब उसका उद्देश्य और प्रेरणा दोनों मजबूत, नैतिक और समाज उपयोगी हो। क्वेश्चन नंबर 3, प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च की अवधारणा क्या है? प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, ये रिसर्च के टाइप में इनको देखते हैं। अनुसंधान को उसके उद्देश्य के आधार पर दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान को देखेंगे सबसे पहले। प्योर रिसर्च वह अनुसंधान होता है जिसका उद्देश्य किसी मौलिक सिद्धांत या तथ्य की खोज करना होता है, न कि किसी तात्कालिक समस्या के हल करना। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, किस सिद्धांत या तथ्य की खोज करना। और क्या नहीं करना है, इसमें तात्कालिक समस्या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट हमारा था, व्यवहारिक अनुसंधान, ये ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या है, कोई सिद्धांत की खोज नहीं करनी होती है। जो तात्कालिक समस्या चल रही है उसके समाधान के लिए हमें रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये सैद्धांतिक होता है, इसका तात्कालिक व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। तात्कालिक नहीं होता है पर भविष्य के लिए होता है। जैसे कि न्यूटन ने जो लॉ दिया था, तो उसकी तात्कालिक नीड तो नहीं थी, पर भविष्य में वो बहुत काम आ रहा है। वैज्ञानिक या दार्शनिक ज्ञान को गहराई से समझने के लिए किया जाता है। यह नई अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल वही वाला है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। सेकंड था हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड में क्या है, वह अनुसंधान होता है जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यवसायिक, सामाजिक या तकनीकी समस्या का समाधान खोजना। ये हाल की समस्या का समाधान अप्लाइड रिसर्च में खोजा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? यह व्यवहारिक होता है, इसका उद्देश्य सीधे उपयोग में आने वाला समाधान देना होता है। इसका उद्देश्य सीधे उपयोग में आने वाला समाधान देना होता है। यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। उसमें थ्योरी डेवलप की जाती है जो कि फ्यूचर में काम आती है। बहुत ज्यादा नीड नहीं होती उसकी कि उसके बिना कोई काम रुका हुआ हो। और इसमें क्या है, अप्लाइड में क्या है, इसमें पहले से समस्या होती है, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल कितना अच्छा है, कोरोना वायरस की वैक्सीन का विकास। और उसमें देखो, एक कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए शोध किया गया है, और वहां पे सेब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, उसके लिए किया गया है। दोनों में डिफरेंस है। इसमें लोग मर रहे थे, उसमें लोग मर नहीं रहे थे। निष्कर्ष, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च अनुसंधान की दो पूरक धाराएं हैं। क्या एक और प्योर रिसर्च विज्ञान और ज्ञान की गहराई में जाता है, वहीं अप्लाइड रिसर्च उस ज्ञान को धरातल पर लाकर समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। दोनों का संतुलन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शोध समस्या क्या है? शोध समस्याओं को निर्धारित करने वाले मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ये इजी हो जाएगा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जब हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च जान लेंगे, उसमें जान लेंगे कि फर्स्ट स्टेप फाइंडिंग ए प्रॉब्लम होता है। समस्या को खोजना, क्योंकि देखो जब तक हमारे पास समस्या ही नहीं आएगी हम लोग शोध कैसे करेंगे? शोध करने की प्रेरणा हमें कब मिल रही थी? जब मिल रही थी जब हमारे पास कोई समस्या आ रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, 8 स्टेप होते हैं रिसर्च करने के। 8 स्टेप होते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे में की जाती है, इसलिए पहले से इसके स्टेप्स निर्धारित हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका है प्रॉब्लम को फाइंड करना। जितने अच्छे से प्रॉब्लम फाइंड करेंगे उतने अच्छे शोध कर पाएंगे। तो
सोच समझ चल पढ़ ही लेते हैं, तो किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सोच समस्या रिसर्च प्रॉब्लम को कितनी स्पष्टता और गहराई से पहचाना गया है। एक स्पष्ट और शोध योग्य समस्या ही अनुसंधान को दिशा और उद्देश्य देती है। पहलगाम में जो हमला हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक शोध का विषय बन सकता है। तो हमें इसकी परेशानी को पहचानना है। अब हम लोग चार लोगों को बैठा दें कि बताओ क्या परेशानी थी, क्या लॉस, क्या वजह थी जो ये हुआ। तो चारों लोग क्या करेंगे, अलग अलग बात समस्या रखेंगे कि अपने देश में दिक्कत थी। कोई बताएगा कि बॉर्डर पे अच्छे से तैनाती नहीं थी, या हर कोई अपना अलग अलग सब्जेक्टिव वे में ये चीज को बता सकता है। तो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। कोई कश्मीर में ही बताएगा कि प्रॉब्लम यहाँ थी, कोई पाकिस्तान को बताएगा। और सबसे मेन वजह जड़ क्या है, आतंकवाद ना। तो जितनी अच्छे से प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया जाएगा, तो रिसर्च उतनी अच्छी होगी। तो यही सोच समस्या होता है कि रिसर्च करने से पहले हम समस्या को कितने अच्छे से पहचान पाते हैं। सोच समस्या का अर्थ, सोच समस्या एक ऐसा प्रश्न जिज्ञासा या स्थिति होती है जिसमें शोधकर्ता को कोई संदेह या अधूरी जानकारी होती है, और वह उस पर अनुसंधान करने करके समाधान खोजना चाहता है। अब अधूरी जानकारी वही वाली बात, आप रील देख रहे हो कोई, और आपको कुछ बीच का 2-30 सेकंड का कोई वीडियो मिल गया, उसमें अधूरी जानकारी होती है। अब आपको उस रील ने बहुत क्यूरियस बना दिया इसके बारे में और जानने के लिए, आपने क्या किया, तुरंत उसे कट किया, आप गूगल पे और सर्च करने लगे। तो वही जो समस्या है, सोच समस्या ऐसा प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसमें देखो क्यूरियोसिटी भी है, या स्थिति सिचुएशन है जिसमें शोध करता है। जैसे आप कोई संदेह हो गया उस रील को देख के, अधूरी जानकारी होती है, और वह उस पर अनुसंधान करने, मतलब सर्च करने, रिसर्च होता है अनुसंधान का मतलब, करके समाधान खोजना चाहता है। यह समस्या व्यवहारिक, सैद्धांतिक, सामाजिक या वैज्ञानिक किसी भी रूप में हो सकती है। एग्जाम्पल्स, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम क्यों है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, युवा बेरोजगारी के सामाजिक परिणाम क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, एक अच्छी शोध समस्या की विशेषताएं क्या है, स्पष्ट और सटीक हो, शोध योग्य हो, सामयिक और प्रासंगिक हो। ऐसा भी नहीं हो सामयिक और प्रासंगिक, मतलब ये है कि बहुत पुरानी समस्या है, कि पता चल रहा है कि आदि मानव के टाइम की है, और आप उस पर रिसर्च करने बैठ गए, स्रोतों से डाटा प्राप्त किया जा सके। ऐसा भी नहीं हो कि आप ऐसे रिसर्च करने बैठ गए, मतलब ब्रह्मांड में किसी ऐसे पिंड के बारे में जिसकी कोई स्रोत डाटा ही नहीं है। शोधकर्ता की क्षमता और अनुसंधानों के अनुसार हो। शोध समस्या को निर्धारित करने वाले मुख्य स्रोत, शोध समस्या को निर्धारित करने वाले कौन से वो कारण हैं शोध समस्या को निर्धारित करते हैं। फर्स्ट, लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा होता है कि आपको प्रॉब्लम मिल गई है, सोल्व करने की कोई प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आप फर्स्ट बार में क्या करते हैं, गूगल पे जाके या फिर बुक या मैगजीन के यानी उनके द्वारा आप उसके बारे में पढ़ के और जानकारी जुटाते हैं। पुराने शोध पत्र, किताबें, रिपोर्ट आपको पढ़कर नई समस्याएं या शोध के गैप पहचाने जा सकते हैं। यह तरीका किसी भी शोध की शुरुआत में आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव। शोधकर्ता को जीवन या कार्यक्षेत्र से जुड़ी समस्याएं अक्सर शोध का अच्छा आधार बनाती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक शिक्षक अपने छात्रों की सीखने में रुचि की कमी को शोध विषय बना सकता है। सामाजिक समस्याएं, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम जैसी समस्याएं भी शोध समस्याएं बन सकती हैं। ये समस्याएं समाज में गहन रूप से विद्यमान होती हैं। सरकारी रिपोर्ट और नीतियां, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, विशेषज्ञों की राय, मैदानी अवलोकन। तो समस्या अनुसंधान के लिए होती है, इसकी सही पहचान से ही शोध का उद्देश्य और दिशा तय होती है। तो समस्या की पहचान विभिन्न स्रोतों से की जा सकती है, परंतु उसका प्रासंगिक, सटीक, शोध योग्य होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च डिजाइन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। रिसर्च डिजाइन, तो पहले मैं इसको ऐसे ही मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ रिसर्च डिजाइन क्या होता है। आप रिसर्च को समझिए, ठीक है, आप रिसर्च को समझिए रिसर्च क्या होता है। लेकिन अब रिसर्च को करने के लिए आप एक रोड मैप बनाते हैं रिसर्च करने से पहले, वो है रिसर्च डिजाइन, कि आप कैसे करेंगे, आपकी योजना क्या होगी, ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, वो होता है रिसर्च डिजाइन। अनुसंधान रूपरेखा, अनुसंधान की वह पूर्व निर्धारित योजना होती है जो यह तय करती है कि शोध किस तरीके से किया जाएगा,
किस प्रकार का डेटा एकत्रित होगा, उसे कैसे विश्लेषित किया जाएगा और निष्कर्ष कैसे निकाले जाएंगे। रिसर्च डिजाइन को हम शोध का ब्लूप्रिंट या रोड मैप भी कहते हैं। ऊपर लाइन है, रिसर्च डिजाइन को हम शोध का ब्लूप्रिंट या रोड मैप भी कह सकते हैं, जो पूरे शोध कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में मदद करता है। रिसर्च डिजाइन का अर्थ, रिसर्च डिजाइन वह संरचित सॉरी ढांचा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो यह निर्धारित करता है कि किस विधि से, किस स्रोत से और किस प्रकार के डेटा के आधार पर शोध किया जाएगा। यह शोध प्रक्रिया की दिशा, विधि और अनुशासन को सुनिश्चित करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के उद्देश्य, रिसर्च डिजाइन के उद्देश्य क्या होते हैं आइए देखते हैं। अनुसंधान को एक सुनियोजित रूप देना, समय और संसाधन बचाना, डेटा संग्रह और विश्लेषण की सटीक रणनीति तैयार करना, शोध के वैज्ञानिक और तार्किक मूल्य को बढ़ाना, त्रुटियों और भ्रम से बचना। रिसर्च डिजाइन के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, आइए देखते हैं इसको। जब विषय नया हो, उस पर पहले ज्यादा शोध न हुआ हो, जब विषय नया हो उस पर पहले ज्यादा शोध न हुआ, शोधकर्ता उस विषय के बारे में बुनियादी जानकारी एकत्र करता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या हो रहा है, कोई ऐसा विषय है जिस पर पहले रिसर्च या तो हुई नहीं है या ना के बराबर हुई है, ठीक है। तो इसकी विधियां करने की क्या क्या है। साहित्य समीक्षा, साहित्य समीक्षा का मतलब होता है जो पहले से कुछ हम बोल सकते हैं लिटरेचर मौजूद है उसको पढ़ के, जैसे बातचीत करके, केस स्टडी करके। सेकेंड तरीका है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च डिजाइन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, इनको एक मत समझना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की क्या विशेषता होती है, किसी घटना, व्यक्ति, स्थिति या वस्तु का विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाएगा। विधियां इसके क्या, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते हैं ना हम, आप किसी घटना को, आप वहाँ मौजूद हो तो आप तो खुद से अवलोकन करते हो। एग्जाम्पल, एक गांव में साक्षरता दर का अध्ययन। एनालिटिकल रिसर्च, पहले से उपलब्ध डेटा और तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना। तार्किक और सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसमें। इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत और चीन की जनसंख्या नीति की तुलना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, नैदानिक। इसमें देखो किसी समस्या के कारण और समाधान दोनों की खोज की जाती है। पहले रीजन पता करना है, फिर उसका समाधान भी खोजना है। किसके अंतर्गत आएगा, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आएगा। बताना मतलब क्या, कार्य क्यों कर रहे हैं और कैसे नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट के माध्यम से देखेंगे रिसर्च डिजाइन। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, पहला क्या था, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, डायग्नोस्टिक। इसमें क्या था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, कैसे नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल, कॉज एंड इफेक्ट, कि लैब में कोई केमिकल का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कम केमिकल यूज करने से कितना प्रभाव पड़ रहा है, ज्यादा करने से कितना। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, किसी फसल या ट्री, पौधे, प्लांट वगैरह पानी दे रहे हैं, कम पानी देने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। और ज्यादा कॉज क्या बात है, और ज्यादा पानी डालने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है। एनालिटिकल, एनालिटिकल एनालाइज करना, किसी डाटा आपके पास जो पहले से मौजूद है उसकी तुलना करना या एनालाइज करना। ये एनालिटिकल है। डिस्क्रिप्टिव का वर्णन करना, ठीक है। और एक्सप्लोरेटरी, जहाँ पे ज्यादा खोज हुआ नहीं है वहाँ नया ज्ञान प्राप्त करना। रिसर्च डिजाइन एक सुव्यवस्थित योजना है जो पूरी शोध की नींव होती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता यह तय करता है कि वह डेटा कैसे जुटाएगा, विश्लेषण कैसे करेगा और निष्कर्ष कैसे निकालेगा। रिसर्च डिजाइन के विभिन्न प्रकार विभिन्न शोध प्रकृति के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसी प्रकृति या नेचर होगा रिसर्च का, उसी प्रकार के रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि सब सेम सेम लग रहे हैं आपको। जैसे कि हम लोग ने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी थी, उसमें भी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल था। तो एनालिटिकल रिसर्च करेंगे तो एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द what is the research process, describe the different step involved in research process।
देखिए, सबसे पहले रिसर्च प्रक्रिया क्या है? एक सुनियोजित और व्यवस्थित तरीका है जिसके माध्यम से शोधकर्ता किसी समस्या का समाधान खोजने या किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुसंधान करते हैं। यह प्रक्रिया एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है जो शोधकर्ता को अनुसंधान के प्रत्येक चरण में मदद करती है, जैसे कि समस्या की पहचान से लेकर निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार करने तक। शोध प्रक्रिया अक्सर चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपनी समस्या या प्रश्न का समाधान खोजने के लिए डेटा एकत्रित करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि शोध वैज्ञानिक रूप से सही, विश्वसनीय और महत्वपूर्ण हो। शोध प्रक्रिया के चरण तो स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स होते हैं, कई 9 भी लिखे होते हैं, नंबर बाई नंबर। इनको सभी को पढ़ेंगे और यहीं पे याद भी करेंगे ये स्टेप्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रिसर्च करने से पहले देखो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो रिसर्च होती है ना, तो वो नोन से अननोन की तरफ होती है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है अननोन से नोन की तरफ जाना जाना होता है या फिर नोन से अननोन की तरफ, तो इसका आंसर होता है कि नोन से अननोन की तरफ। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो आप किसी टॉपिक को रिसर्च कर रहे हो, आपको जितना भी अधूरा ज्ञान है, नोन है, जो आप जानते हो, और क्या जानना चाहते हो, जो आप मतलब किधर जाना चाहोगे, जो आपको नहीं पता है, तो नोन से अननोन की तरफ ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो जो अभी आपको पता नहीं है, तो जो पता है से जो पता नहीं है की तरफ जाते हो। नोन से अननोन की तरफ रिसर्च कैसे की जाती है? नोन से अननोन की तरफ। तो ये करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? एक समस्या की पहचान करनी होती है। ठीक है, इसे टॉपिक भी बोल सकते हैं, रिसर्च का टॉपिक भी बोल सकते हैं, समझने के लिए बोल सकते हैं। पहले इस टाइम में तो उसे समस्या की पहचान बोला जाता है। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जब तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, रिसर्च नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, फिर ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। शोधकर्ता को स्पष्ट रूप से यह पहचानना होता है कि वह किस समस्या का समाधान ढूंढने जा रहा है। महत्व, एक स्पष्ट सोच समस्या से पूरे शोध कार्य को दिशा मिलती है। उदाहरण, ग्रामीण स्कूलों में बच्चों की ड्रॉप आउट दर में वृद्धि क्यों हो रही है? तो सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा? पहला अच्छे से समझ लेना। पहले आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है कि हमें किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर रिसर्च करनी है। शायद समीक्षा आपसे अभी कि आपको एक प्रॉब्लम मिल गई। ठीक है, जैसे यही ले लेते हैं पहलगाम वाला। पहलगाम में जो अटैक हुआ है, आपने ये प्रॉब्लम फाइंड आउट की है। ठीक है, अभी आपको इसके ऊपर रिसर्च करना, तो आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगा? आपने ठान लिया है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। उसके बाद आप अपने काम आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? आप गूगल पे, बुक्स में, ठीक है, या लोगों से इंटरव्यू करके जो उस चीज की प्रीवियस नॉलेज एग्जिस्ट करती है ना? ऐसा तो है नहीं कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। तो जो प्रीवियस नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है वो कहीं से भी आप ढूंढोगे, उसे साहित्य समीक्षा बोलोगे। ठीक है, विवरण इस चरण में शोधकर्ता उस विषय पर उपलब्ध पिछले शोध पुस्तक, लेख, रिपोर्ट्स आदि का अध्ययन करता है। यह समीक्षा शोध समस्या को और अधिक स्पष्ट करने में मदद करती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या होता है? शोध प्रश्न या परिकल्पना का निर्धारण करना है। फाइंडिंग द रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक काल्पनिक कथन होता है जो आप जिस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हो, जो निष्कर्ष उसका काल्पनिक रूप ही हाइपोथेसिस है, जो आप निष्कर्ष निकालोगे। इस चरण में शोधकर्ता विशिष्ट शोध प्रश्न या परिकल्पनाएं विकसित करता है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा। जो काल्पनिक अपने विचार होते हैं ना, तो भाई हाइपोथेसिस होता है, व्यक्त करता है, जो पूरे शोध को मार्गदर्शन करते हैं। महत्व, यह कदम शोध की दिशा और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। शोध विधि का चयन। ठीक है, अब ये तो सब कुछ क्लियर हो गया है। आपने हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर लिया, प्रॉब्लम फाइंड आउट की, फिर लिटरेचर रिव्यू कर लिया, और उसके बाद आपने मेकिंग हाइपोथेसिस कर लिया, और उसके बाद खुद में खुद आप शोध विधि का चयन करके तो कौन सी विधि से आप रिसर्च को अंजाम देंगे। सेलेक्टिंग द रिसर्च मेथडोलॉजी। इस चरण में शोधकर्ता यह निर्णय करता है कि वह किस प्रकार की शोध विधि, गुणात्मक या मात्रात्मक, का उपयोग करेगा और डेटा संग्रह के लिए कौन सी विधियां बनाएगा। पांचवा, डेटा कलेक्शन। इसके बाद क्या करेंगे आप? अब विधि पता चलेगी आपको कि आप पहले तो आपकी प्रॉब्लम किस नेचर की है, तो आप उसी अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग डेटा संग्रह करेंगे उससे रिलेटेड। जब आप डेटा डेटा कलेक्ट कर लेंगे,
विवरण। इस चरण में शोधकर्ता शोध प्रश्नों के उत्तर के लिए डेटा एकत्र करता है। यह डेटा प्राथमिक या द्वितीयक हो सकता है। महत्व देखो, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा क्या होता है। आप जब खुद फील्ड में जाके अपना खुद का डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से पूछ के इंटरव्यू लेके, तो वो होता है प्राथमिक डेटा। और जो किसी दूसरे का डाटा यूज करते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे गूगल से, चाहे बुक से, चाहे मैगजीन से, वो सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, अभी डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर सेकंड स्टेप क्या है, डेटा का विश्लेषण। अभी डाटा एकत्र किया वो रखा तो रहेगा नहीं, अब उसका क्या करोगे, एनालाइज करोगे। ठीक है, हाँ, विवरण एकत्रित डेटा का विश्लेषण करके शोधकर्ता उसे समझता है और संबंधित पैटर्न, रिश्तों या निष्कर्षों को पहचानता है। महत्व यह कथन शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परिणामों को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। ठीक है, डाटा एनालाइज हो गया। अब क्या करोगे, जब एनालाइज कर चुके होते हो उसके बाद आप किसी रिजल्ट पे पहुंचते हो। सेकंड क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों की व्याख्या करना। अब आप रिजल्ट दोगे। विवरण डेटा विश्लेषण के बाद शोधकर्ता परिणामों की व्याख्या करता है। इस चरण में शोधकर्ता यह तय करता है कि विश्लेषण के परिणामों का क्या अर्थ है और ये शोध प्रश्नों के उत्तर में कैसे सहायक है। एट्थ लास्ट स्टेप होता है ये हमारा, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग, निष्कर्षों का निर्धारण और रिपोर्ट करना। इस अंतिम चरण में शोधकर्ता अपने निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है और रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें शामिल होती हैं। नाइन्थ स्टेप क्या है, प्रकाशन और प्रसार। शोध परिणामों को आमतौर पर शोध पत्र, पत्रिकाओं या सम्मेलनों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। इससे शोध का प्रसार होता है और दूसरे शोधकर्ताओं को भी नई जानकारी मिलती है। महत्व यह शोध के प्रसार को सुनिश्चित करता है ताकि उसका व्यापक प्रभाव हो सके। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड एम्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग वह प्रक्रिया जिसमें शोधकर्ता अपनी पूरी जनसंख्या से केवल एक छोटे हिस्से का चयन करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पहलगाम वाला एग्जाम्पल लिया था। अगर वहां पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च करने के लिए आपको कुछ लोगों से बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी, और वो कहाँ के होंगे, कश्मीर के होंगे। तो कश्मीर के लोगों से बातचीत करोगे, तो आप अगर वहां पे मान लेते हैं 2 लाख की जनसंख्या रहती है, तो क्या आप 2 लाख सबसे तो पूछोगे नहीं। सैंपलिंग क्या है, सैंपल लेना। जैसे कि आप ब्लड टेस्ट कराते हो, तो क्या पूरा ब्लड लिया जाता होगा, सैंपल लिया जाता है, कुछ ड्रॉप्स। तो यही सैंपलिंग है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सैंपलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता अपनी पूरी जनसंख्या से केवल एक छोटे हिस्से सैंपल का चयन करता है, ताकि वह उस छोटे हिस्से के आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाल सके। पर ये जो सैंपल लेते हैं, तो सैंपल कभी छोटा लिया जा सकता है और ऐसा ही लिया जा सकता है जो अपनी पूरी जनसंख्या, ठीक है, अपनी पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा नहीं कि प्रतिनिधित्व करता नहीं हो, आप छोटे ले लो, आपके 1 करोड़ की जनसंख्या में से 2 लोगों से कोई बात पूछ लोगे, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ताकि वह उस छोटे हिस्से के आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाल सके। सैंपलिंग टेक्निक्स या सैंपलिंग विधियां उन तरीकों का समूह है जिनका उपयोग शोधकर्ता सही और प्रतिनिधि सैंपल चुनने के लिए करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने में समय और संसाधन की कमी हो सकती है। सैंपलिंग का अर्थ पढ़ चुके हैं ये लोग, हम लोग ये पढ़ चुके हैं पूरा। सैंपलिंग का उद्देश्य, टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, समय और लागत की दक्षता। देखो, अब वो सैंपलिंग के उद्देश्य वाली बात आ गई, तो अभी जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे क्या हम उद्देश्य को लिख सकते हैं। पहला उद्देश्य क्या होगा कि समय और संसाधन की बचत हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता, उसमें कभी कभी पूरी समाज या जनसंख्या का अध्ययन करना शारीरिक या भौतिक रूप से संभव नहीं होता है। सॉरी, सैंपलिंग शोध को व्यवहारिक रूप से संभव बनाता है। अब प्रतिनिधित्व वाली बात भी हम लोगों ने की थी। हम सिंपल वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो अपनी बाकी पूरी समस्या का प्रतिनिधित्व करता हो, सटीक परिणाम और उसके एक्यूरेट रिजल्ट हो। डाटा कलेक्शन, सैंपलिंग में शोधकर्ता को डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे पूरे अध्ययन का दायरा और गुणवत्ता बढ़ती है। डेटा एक कलेक्ट हो जाता है हमारे पास सैंपलिंग से। सैंपलिंग विधियाँ, तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक, ये मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को देखते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ये चार होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब समझ लो। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये होता है, आप जिस किसी से भी वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सैंपल ले रहे हो, तो उसकी उन सभी में, जैसे कि 100 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसे बोलेंगे 100 में से सबके 100 के सिलेक्ट होने की संभावना बराबर हो। जैसे कि आप एक बॉक्स में 100 पर्चियां डाल दो और उसमें से किसी 10 को उठा लो, तो इसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ये भी वैसा ही। स्ट्रेटिफाइड में वाले ग्रुप बना लो, जैसे कि अब वो 100 पर्चियां थी, 100 पर्चियां में मान लो कुछ गर्ल्स गर्ल्स के नेम से, कुछ बॉयज के नेम से, ठीक है। तो आप क्या करो, उनको मिक्स ना करके गर्ल्स के अलग कर लो, बॉयज के अलग कर लो, और फिर उन ग्रुप्स में से उन पर्चियों को उठाना बराबर, ठीक है। तो उसमें भी ये फिर नहीं हो सकता। ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंतर्गत है। इस विधि में जनसंख्या को विभिन्न समूह, स्ट्रेटा, वही ग्रुप होता है, में बांटा जाता है और समूह में यादृच्छिक तरीके से सैंपल लिया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल देखो, यदि शोध में पुरुष और महिला दोनों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, तो पहले इन दोनों को अलग किया जाता है, फिर दोनों समूहों से सैंपल लिया जाता है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है? इस विधि में एक तय अंतराल पर सैंपल लिया जाता है। उदाहरण के लिए 10वें व्यक्ति का चयन करना। मान लो एक लाइन में 100 व्यक्ति हैं, तो हर 10वें को सिलेक्ट करना, ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा। या जनसंख्या सूची में 100 लोग हैं, तो हर 10वें व्यक्ति का चयन किया जाता है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ एग्जाम्पल में। मान लीजिए किसी कंपनी के अपने देश में 20 ऑफिस हैं, और 20 ऑफिस में और सभी में लगभग लगभग सेम स्टाफ काम करता है, और आप उनके ऊपर कोई रिसर्च, कोई नॉलेज कलेक्ट करनी है। तो अब पूरे देश में जाना पॉसिबल नहीं होगा कि हर जगह जाके हर व्यक्ति उसके स्टाफ से जानकारी। तो आप क्या करोगे, किन्हीं जो आपकी रेंज में हो, क्योंकि वो सेम कंपनी के है, तो सब में सेम स्टाफ और सेम तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो आप उनको उसमें दो या तीन को, चार को सिलेक्ट करके उन उनकी सैंपलिंग ले सकते हैं। ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग। उन तीन चार का क्लस्टर बना के, समूह बना के, इस विधि में जनसंख्या को समूह में विभाजित किया जाता है और फिर एक या अधिक समूह से सैंपल लिया जाता है। उदाहरण, एक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक समूह चुना जाता है और फिर उन क्षेत्रों से डेटा संग्रहित किया जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे आगे हम लोग। गैर संभाव्य क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? सबके सिलेक्ट होने की संभावना इक्वल नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है? किसी भी सैंपल की सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सैंपल चयन के लिए पूर्व निर्धारित विधियां नहीं होती हैं और प्रत्येक सदस्य का चयन समान संभावना से नहीं होता है। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधाजनक सैंपलिंग। इस विधि में सबसे सुविधाजनक या आसपास के लोगों से सैंपल लिया जाता है। हाँ, अब अपने गांव के आसपास या आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास क्या कोई शोध करना चाहते हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को प्रायोरिटी देते हो एज ए सैंपल। सेकंड क्या है? जजमेंटल और पर्पजिव सैंपलिंग। इसमें जो आपका जो भी पर्पज है, उन पर्पज से रिलेटेड लोगों को ही सैंपल की तरह यूज करते हो। इस विधि में शोधकर्ता अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके उन व्यक्तियों या समूहों का चयन करता है जिनसे उसे लगाव लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल है विशेषज्ञों या पेशेवरों से साक्षात्कार लेना। स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। आ, इस विधि में एक व्यक्ति से शुरू होकर वह अन्य व्यक्तियों को संदर्भित करता है और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो ये कैसे आगे बढ़ती है? मान लो आप किसी एक व्यक्ति से मिले, आपने उसका इंटरव्यू लिया, आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए भुखमरी पर कर रहे हैं, जिसके पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास घर नहीं है उस पर कर रहे हैं, तो आपको तो अपने एरिया के ही पता होंगे, तो आप पूरे जिले के बारे में नहीं जानते होगे, तो आप क्या करो, उस इंटरव्यू लो और उससे बोल दोगे कि आप ऐसे लोगों को पता करो, अपने आसपास के लोगों को, और मुझे बताओ जिसके पास घर नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अपने जानने वालों से बोलेगा कि आप ऐसे लोगों को मुझे बताओ इनके पास घर नहीं, और ऐसे क्या होगा, एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। अब दो लोगों से मिले, ठीक है, उन दो लोगों और तीन लोगों से बोल दिया, उन लोगों ने और किसी से बोल दिया, तो ये नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा और कुछ ही समय में पूरे जिले के बेघरों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। गुमनाम या कठिन समूह के लिए, जैसे नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता या विधि उपयोगी हो सकती है। इसे छोड़ो।
फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लो, सैम्पलिंग टेक्निक को पढ़ा था हमने। इन टू कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? जिसमें सभी के सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जिसमें सभी सैंपल के सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना नहीं होता, इसमें पार्शियलिटी होती है, इसमें पार्शियलिटी नहीं होती है। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या थे? रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, एंड इसमें क्लस्टर सैंपलिंग भी था जिसमें लिखा नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? कन्विंस, जजमेंटल, स्नोबॉल। स्नोबॉल को अभी मैंने एक फ्लो चार्ट बना के समझाया था। जजमेंटल या परसेप्टिव होती है, मतलब खास पर्पज से खास लोग को ही, उसके जानकार को हम लोग इंटरव्यू बतौर सैंपल के तौर पर यूज कर सकते हैं। कन्विंस का मतलब यही है कि हम अपने जो अपने रीच में होते हैं, पहुंच में होते हैं, उनको ही एज ए सैंपल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन सैंपल डिजाइन। एक्सप्लेन सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए एक सही और उपयुक्त सैंपल चयन का चयन करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि चयनित सैंपल पूरी पॉपुलेशन जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है और इसके आधार पर किए गए निष्कर्ष पूरी जनसंख्या के लिए मान्य होते हैं। सैंपल डिजाइन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किस प्रकार का सैंपल लिया जाएगा, कौन से सदस्यों को चुना जाएगा और कितना डेटा एकत्र किया जाएगा। सैंपल डिजाइन का उद्देश्य क्या है? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल डिजाइन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किस प्रकार का सैंपल लिया जाएगा, कौन से सदस्यों को चुना जाएगा और कितना डेटा एकत्रित किया जाएगा। सैंपल डिजाइन एक व्यवस्थित योजना है जो शोधकर्ता को यह निर्णय लेने में मदद करती है कि किस प्रकार की सैंपलिंग टेक्निक का चयन करना है, कितने यूनिट का चयन करना है और कौन कौन से तत्वों को अध्ययन में शामिल करना है। यह प्रक्रिया सैंपलिंग फ्रेम तैयार करने में, सैंपल आकार का निर्धारण करने और सैंपल चयन की डेट तय करने में मदद करती है। सैंपल डिजाइन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सैंपलिंग फ्रेम, सबसे पहला सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम उस सूची या सूचीकरण को कहते हैं जिसमें पूरी जनसंख्या को सभी संभावित सदस्य शामिल होते हैं। यह फ्रेम उस संदर्भ का निर्माण करता है जिसे आधार बनाकर सैंपल चुना जाएगा। तो सैंपलिंग फ्रेम किसे बोला जाएगा? जैसे ये मैंने एक सर्कल खींच दिया और ये आपके गांव का है, और आपके गांव नहीं, गांव का नहीं, छोटा हो जाएगा। आप मान लीजिए आपके स्टेट का है, ठीक है, ये पूरा यूपी का है। तो और यूपी के अंतर्गत आने वाली पूरी जनसंख्या इसके अंतर्गत आएगी, तो ये सैंपलिंग फ्रेम बोला जाएगा ऐसे। सैंपलिंग यूनिट यह वह तथ्य इकाई है जिसे शोधकर्ता सैंपल के रूप में चुनता है। यह व्यक्ति, वस्तु, समूह या घटनाएं हो सकती हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब पूरे यूपी में से आप पूरी जनसंख्या को तो चुनोगे नहीं, इसमें से जिसे जिनसे सैंपल कलेक्ट करोगे वो सैंपलिंग यूनिट कहलाएगी। सैंपलिंग विधि यह विधि को दर्शाता है जिसके द्वारा सैंपल चुना जाएगा, या उस विधि को दर्शाता है जिसके द्वारा सैंपल चुना जाएगा। अब सैंपलिंग टेक्निक अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, जजमेंटल, टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, समय और बजट की सीमाएं। सैंपल डिजाइन में समय और बजट की सीमाएं भी शामिल होती हैं जो शोधकर्ता को यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि कौन सी सैंपलिंग विधि और सैंपल आकार सबसे उपयुक्त होगा। टाइप्स ऑफ सैंपल डिजाइन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल डिजाइन, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से होते हैं? सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, चार बड़े थे। सिंपल रैंडम, इसमें सभी के सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना हो। स्ट्रेटिफाइड, इसमें क्या करेंगे? इसमें जैसे कि मान लीजिए उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों है, तो गर्ल्स बॉयज पहले ग्रुप में अलग अलग कर देते और उन ग्रुप में से सबकी सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना हो। उन इसमें क्या है? सभी में से सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना, और इसमें क्या है? उन ग्रुप्स में से सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना हो। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या है कि बस हर 10वें व्यक्ति को चूज कर रहे हो, हर 5वें व्यक्ति को चूज कर रहे हो, हर दूसरे व्यक्ति को चूज कर रहे हो, तो इसमें भी सभी के सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना, पार्शियलिटी नहीं हो रही है इसमें। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? अ, पहले अ, जितने भी सैंपल हो सकती है, जितनी भी जनसंख्या हो सकती है, उनको उनमें से
जो मैंने ऑफिस वाला एग्जांपल दिया था, जो इंडिया में किसी कंपनी के 20 ऑफिस हैं, तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसके 4-5 ऑफिस का सैंपल लेके उनसे जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, वो है सैम्पलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या थी? कन्विंसिंग सैंपलिंग, सुविधाजनक बोलते हैं इसे। जजमेंटल, नैग सैंपलिंग, इसमें परसेप्टिव भी होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल को भी मैंने भी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सैंपलिंग टाइप्स, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड एंड पर्सिव। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसके भी। रैंडम क्या होता है? रैंडम में किसी सदस्य को सैंपल में शामिल होने का समान अवसर मिलता है, यह पूरी जनसंख्या के हर सदस्य को समान रूप से चयनित करने की प्रक्रिया है। ठीक है। सेकंड क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड में क्या है? जनसंख्या को विभिन्न स्ट्रेटा, स्तरों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्तर से प्रत्येक सैंपल चुने जाते हैं, यह सुनिश्चित जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी महत्वपूर्ण समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाए। पर्पजिव, इसमें क्या होता है? में शोधकर्ता अपनी विशेषज्ञता और निर्णय का उपयोग करके उन व्यक्तियों या समूहों का चयन करता है जिन्हें वह अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त मानता है, या फिर एक विशिष्ट उद्देश्य या विशेष समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। और भी क्वेश्चन है, चलो पढ़ के समझ लेते हैं इसे। डेटा वह जानकारी जिसे हम शोध, विश्लेषण या अध्ययन के उद्देश्यों के लिए इकट्ठा करते हैं। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दो प्रमुख प्रकार के डेटा हैं जो शोधकर्ताओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के डेटा में महत्वपूर्ण अंतर होता है, इन्हें अलग अलग स्रोत से प्राप्त किया जाता है। चलो मोटा मोटा समझ लेते हैं। प्राइमरी डेटा वो है जिससे आप खुद ग्राउंड में जाके या किसी और माध्यम से खुद आप कलेक्ट करते हो डाटा को। सेकेंडरी डेटा ये है जो पहले से शोध वगैरह हो चुके हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मैगजीन, बुक्स, गूगल, इंटरनेट, इन सबसे आप यूज करते हो लेके। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होता है। डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस क्या होता है? वह डेटा जो पहली बार एकत्रित किया जाता है विशेष रूप से शोध उद्देश्य के लिए, प्राइमरी डेटा है। वह डेटा जो पहले से ही एकत्रित किया गया हो और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग हुआ हो। सीधे तौर पर व्यक्ति, समूह या वस्तु से एकत्रित किया जाता है, जो शोध कर रहा है वो करेगा एकत्रित। इसमें क्या पहले से एकत्रित और संग्रहित डेटा से लिया जाता है, जैसे सरकारी रिपोर्ट, पुस्तकें, किसी से। ठीक है। सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रयोग, अवलोकन आदि द्वारा की जाती है। जैसे सर्वे करके, इंटरव्यू लेके कलेक्ट करते हैं ये डाटा। इसमें क्या है? रिपोर्ट, जनरल, पुस्तकें, वेबसाइट, सरकारी आंकड़े आदि से किया जाता है। इसमें क्या है? अपेक्षाकृत महंगा होता है। महंगा वही आप जाओगे हर जगह कलेक्ट करोगे, खर्चा होगा। अपेक्षाकृत महंगा होता है क्योंकि उसमें अधिक संसाधन और समय लगता है। ये सस्ता होता है क्योंकि पहले भी उपलब्ध है, अब इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो। समय अधिक लगता है, समय कम लगेगा इसमें क्योंकि इंटरनेट से एक्सेस करोगे या खुद कलेक्ट करोगे। अधिक सटीक है क्योंकि नया डाटा है, ये पुराना है। कम सटीक होगा, इसके तुलना में कम सटीक होगा। अधिक विश्वसनीय क्योंकि डेटा हाल में ही मूल होता है और डेटा की विश्वसनीय संबंधित स्रोत पर निर्भर करता है। मेथड ऑफ कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करने की क्या क्या विधियां होती है? देखो, सर्वे कर सकते हो। सर्वे होते हैं ना, एक क्या समूह से प्रश्न पूछ कर आप किसी गांव में गए और सबसे व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर डेटा कलेक्ट किया, या इंटरव्यू लेके किसी का इंटरव्यू लेके जानकारी प्राप्त की किसी के बारे में। क्वेश्चनरियर्स, प्रश्नावली, उत्तर दाताओं से लिखित रूप में जानकारी ली जाती है। ऑब्जर्वेशन, आप खुद जाके कुछ घटना को ऑब्जर्व करते हो। एक्सपेरिमेंट करके। सोर्स क्या होता है? फील्ड रिसर्च, ओरिजिनल डाटा, सेकेंडरी डाटा। देखो, सेकेंडरी डाटा डाटा से पहले से किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है। रिपब्लिक, पब्लिश्ड रिपोर्ट, बुक्स, जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेस, सेंसस रिपोर्ट, जनगणना की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट द कॉमन एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज रिसर्च में क्या होते हैं? नैतिक, नैतिक मुद्दे क्या क्या होते हैं एक अनुसंधान में? देखो,
शोध एक गंभीर और जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नैतिकता का पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। शोधकर्ताओं को अपने अनुसंधान कार्य में न केवल सत्य और सटीकता बनाए रखने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें अपने काम के दौरान भाग लेने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और भलाई का भी सम्मान करना होता है।